नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आए या फिर मतलब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार को समझाइए, अथवा SN1 और SN2 में अंतर आए तो आपके लिए दोनों आंसर इसी में आपके कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए अब अपन देखते हैं, यहाँ पर अपन देखें नाम क्या है, नाभिक स्नेही। कोई भी RH हेलो एल्केन लेना है हमको। हेलो एल्केन मींस एल्केन से कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, उससे कोई नाभिक स्नेही आके जुड़ जाए। नाभिक स्नेही में हम एग्जांपल ले लें, कोई OH माइनस ग्रुप आके जुड़ रहा है, नाभिक स्नेही समूह इस पर आकर अटैक कर रहा है, तो उसके कारण ये जो प्रतिस्थापन होगा उस अभिक्रिया को हमें समझाना है। प्रतिस्थापन में X यानी कोई भी ये हेलो एल्केन से उसका हेलोजन जो है हट जाए और उसकी जगह पे OH माइनस प्रतिस्थापित हो जाए। तो प्रतिस्थापन होना यानी ये जो नाभिक स्नेही समूह है वो हेलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, ये रिमूव हो जाएगा और ये आकर जुड़ जाएगा। इस अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, दो प्रकार की होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक होती है एक अणु और दूसरी होती है द्विअणु, SN1 और SN2। ओके, तो इस तरह से ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। अब दोनों में ही होगी, दो तरीके होते हैं, लेकिन जो एक अणु क्रियाविधि होती है ना, ये केवल क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अपन पहले सिर्फ SN1 समझ लेते हैं, फिर उसके बाद SN2 देख लेंगे। ये निर्भर करती है सिर्फ क्रियाकारक की सांद्रता पर, क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। क्रियाकारक जानते हैं आप किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखें RH, ठीक है, और यहाँ पर हम किससे पहले तो क्या होगा, क्रियाकारक, ये बस ये ही है, अपन ने OH माइनस से क्रिया नहीं कराई। अब ये पहले टूटेगा, काय में टूटा? केटायन और एनायन में। R प्लस में टूटा और X काय में टूटा? माइनस में, ये बन गया कार्बोकेटायन। ओके, अब ये जो धनायन है ना उसको खत्म करने के लिए कोई नहीं, अब इस धनायन को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही समूह ने इस पर अटैक किया। नाभिक स्नेही समूह पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, R प्लस और OH माइनस। R से कौन जुड़ गया? OH। अब आप देखें यहाँ पे तो ये क्रिया कितने चरणों में हो रही है? 2 चरणों में। ओके, तो ये एक चीज तो आपका, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, एक अणु क्रियाविधि यानी जो SN1 होती है वो एक अणु है, लेकिन वो पद कितने लेती है? 2 पद। 2 पदों में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले कार्बोकेटायन और एनायन बनेगा और फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम देखें, पहली चीज मैंने क्या लिखी? क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती। क्यों? क्रियाकारक इसी को कहते हैं। यहाँ पर कोई OH जुड़ रहा है क्या? नहीं, जो हो रहा है सबसे पहले क्रियाकारक में हो रहा है। आप जानते हैं यहाँ क्या होते हैं? उत्पाद, और यहाँ एरो के इधर क्या होते हैं? क्रियाकारक। तो सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ रहा है वो क्रियाकारक पे पड़ रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा, वो अपने आप पहले केटायन और एनायन में टूट रहे हैं। तो यानी जो एक अणु क्रियाविधि होती है वो किस पर निर्भर करती है? क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। ओके, दूसरी चीज, इसमें रेसिमीकरण की क्रियाविधि पाई जाती है। रेसिमीकरण, रेसिमीकरण पाया जाता है कि क्रिया होती है, मीन्स X जहां था, ठीक है, जहां पर X था वो प्रतिस्थापित हो जाएगा OH माइनस से। ठीक है, X हटा, ये देखिए हट गया, और उसकी ही जगह पे OH आया, कहीं और नहीं जुड़ा, ना आगे ना पीछे, दाएं बाएं कहीं नहीं, जहां से X हटा वहीं पर आकर OH जुड़ गया उसी जगह पर। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेसिमीकरण। तो इसमें जो प्रोसेस पाई जाती है, जो SN1 अभिक्रिया होती है, उसमें रेसिमीकरण पाया जाता है, यानी जहां पर हेलोजन था वहां से हेलोजन समूह हट गया और उसकी जगह पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर उस पर जुड़ गया। ओके, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। तीसरी चीज, अब हम इसमें देखें तो ये इसमें ये जो क्रिया हो रही है, यानी कोई न्यूक्लियोफाइल आकर तब क्रिया कर रहा है जब वहां पर धनायन है, मीन्स कार्बोकेटायन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? कार्बोकेटायन की उपस्थिति के कारण ये अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, कार्बोकेटायन की उपस्थिति के कारण ये अभिक्रिया संभव होती है। अगर ये RH केटायन और एनायन में नहीं टूटेगा तो केटायन से कोई भी OH माइनस कैसे जुड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? कार्बोकेटायन की उपस्थिति होती है जिसके फलस्वरूप ये अभिक्रिया संपन्न होती है। ओके, ये चीज भी आपको समझ में आ गई।
फिर चौथी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो तृतीयक हेलो एल्केन्स होते हैं, तृतीयक हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं? आपको मैंने बताया है ये है कोई भी जो हेलोजन समूह है जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर उससे 3 R समूह जुड़े हुए हैं तो उसे तृतीयक बोलेंगे, 2 R समूह जुड़े हैं तो उसे द्वितीयक हेलो एल्केन बोलेंगे, एक जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक हेलो एल्केन्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो हेलो एल्केन्स है उनका वर्गीकरण मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि तृतीयक हेलो एल्केन जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। क्रियाशीलता अगर एक अणु क्रियाविधि में पूछी जाए कौन अधिक क्रियाशील है, तो तृतीयक हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, द्वितीयक हेलो एल्केन उससे कम होते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन उससे कम होते हैं, और सबसे कम क्रियाशील होता है RH हेलो एल्केन, CH3Cl ले लो, C2H5Cl ले लो। RH जो होगा वो सबसे कम क्रियाशील होगा और सबसे अधिक क्रियाशील जो होगा वो तृतीयक हेलो एल्केन्स होगा। ओके, ये चीज भी क्लेरिफाई हो गई। अगर हम देखें अगला टॉपिक इसका, तो ये जो होते हैं ध्रुवीय विलायकों में, है ना, इसका जो वेग होता है वो बढ़ता है। किसमें? ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक में इसका वेग क्या होगा? बढ़ेगा, इसका वेग बढ़ेगा। ओके, ये चीज अगर आपको याद हो गई तो आप वहाँ जो ये जो द्विअणु क्रियाविधि है वो आसानी से कर पाएंगे। तो ये चीज अपनी हो गई। और फिर उसके बाद छठा पॉइंट क्या, ये क्रिया 2 पदों में होती है और ये दोनों पद मैंने आपको समझा दिए। पहले ये केटायन और एनायन बन गया और फिर उससे कोई न्यूक्लियोफाइल ने क्रिया करी और ये बन गया। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब अपन देखते हैं SN2 रिएक्शन। ये SN1 हो गया। ओके, अब हम बात करें किसकी? SN2 की। चलिए स्टार्ट करें। क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रहा था ये। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ द्विअणु क्रियाविधि कैसे होती है। पहले एग्जांपल अपन यहाँ देख लेते हैं जिससे कि आपको अंतर आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले क्या होता है, RH जो होता है ना, इसमें सबसे पहले कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। वहां पर बाद में कार्बोकेटायन बन रहा था, उसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, यहाँ पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, RH तो यहाँ पर जुड़ गया और OH यहाँ पर जुड़ गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस अब गड़बड़ा गई, X भी जुड़ रहा है और OH भी जुड़ रहा है। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो OH है ना वो पीछे साइड से अटैक कर रहा है। X का जुड़ा हुआ है, R के साथ X तो जुड़ा हुआ है, लेकिन OH ने कहाँ से अटैक किया? पीछे से। तो यहाँ का बॉन्डिंग और यहाँ की बॉन्डिंग क्या हो गई? इनबैलेंस्ड हो गई। ओके, तो इसलिए मैंने इसे डॉटेड लाइन में लिखा है। ओके, अब जैसे इसने यहाँ पर अटैक किया ना, तो अगली स्टेप में क्या होगा, ये जो X है वो रिमूव हो जाएगा माइनस के रूप में, और अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में ROH जुड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ROH जुड़ गया, यानी ये जो हुआ त्रिविमीय प्रतिपंग। रेसिमीकरण में क्या होता है, R से X जिस दिशा में जुड़ा था OH वहीं जुड़ रहा था, लेकिन त्रिविमीय प्रतिपंद में क्या होता है, X अपोजिट डायरेक्शन में था और OH दूसरी डायरेक्शन में था, और दूसरी डायरेक्शन में ही आके वो यहाँ पर जुड़ा, X की जगह पर वो नहीं जुड़ा। इसलिए इसमें जो प्रोसेस पाई जाती है वो त्रिविमीय प्रतिपंद की पाई जाती है, और ये जो क्रिया हो रही है वो एक ही पद में हो रही है, यानी द्विअणु क्रियाविधि जो होगी वो एक पद में होती है। और इसमें ऐसा नहीं होता कार्बोकेटायन वगैरह बन रहे हो, यहाँ डायरेक्टली ये ट्रांजिशन स्टेट आई और तुरंत ही क्या होगा, X हट जाएगा और दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होगा, OH जाकर जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। अब इसी से ही हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे। चलिए, पहला क्या है, ये निर्भर कर रही थी क्रियाकारक की सांद्रता पर, ये जो निर्भर करेगी क्रियाकारक और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तभी वो क्रिया हो पा रही है, तो ये क्रियाकारक और नाभिक स्नेही दोनों की जो सांद्रता होती है, नाभिक स्नेही समूह दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। पहली चीज समझ में आ गई। देखिए, ये भी है और ये भी है, फर्स्ट स्टेट में ही है, तो दोनों की सांद्रता पर वो चीज निर्भर करेगी, की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज, वहां क्या हो रहा था, अपना रेसिमीकरण हो रहा था, यानी X जिस दिशा में था वहीं से हटकर OH समूह वहां पर जुड़ रहा था। यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो हो रही है त्रिविमीय प्रतिपंद की। यहाँ त्रिविमीय प्रतिपंद मीन्स जहाँ X जुड़ा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में OH समूह जुड़ेगा। ठीक है, OH वहीं नहीं जुड़ा जहाँ X है, उसके विपरीत दिशा में वो आकर जुड़ा। तीसरा
कार्बोकेटायन की उपस्थिति के कारण ये अभिक्रिया हो रही थी, यहाँ कार्बोकेटायन बनते ही नहीं है, ठीक है, तो कार्बोकेटायन उपस्थित नहीं होता, कार्बोकेटायन इसमें पॉसिबल नहीं है। ओके, चौथी चीज, यहाँ पर क्या हो रहा था, तृतीयक हेलो एल्केन्स ज्यादा क्रियाशील थे, यहाँ अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर जो RH है वो ज्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद कौन आएगा, प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक, सबसे कम क्रियाशील होता है तृतीयक। और अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ये ध्रुवीय विलायकों में इसका वेग बढ़ता है, और यहाँ पर क्या होता है, ध्रुवीय विलायकों में इसका वेग क्या होता है, घटता है, विलायक में वेग घटेगा, ठीक है। तो अगर आपने उधर का अंतर अच्छे से समझ लिया तो आप ये कर पाएंगे। तो SN1 अलग से पूछी जाए, SN2 अलग से पूछी जाए तो आप लिख ही सकते हैं, और साथ में अगर अंतर पूछा जाए तो आप अंतर भी ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो आपके दो आंसर इसी में कंप्लीट हो रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।